हेलो साथियों, आप सभी लोगों का सक्सेस प्लेटफॉर्म 2591 पे स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम ज्ञान बिंदु के सेट नंबर 26 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले सेट नंबर 1 से लेके सेट नंबर 25 तक के जो आपका सेट था ज्ञान बिंदु का, उसको डिस्कस करके वीडियो अपलोड किया जा चुका है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलेंगे। आपको बता दें कि प्लेलिस्ट में आप जाइएगा, इस वीडियो का जो यहाँ पे प्लेलिस्ट है उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सारे ज्ञान बिंदु के सेट एक साथ मिलेंगे और साथ ही साथ एडिटोरिया के वॉल्यूम 1 का एक साथ 15 सेट को वहाँ पे इंक्लूड किया गया है। तो प्लेलिस्ट से आपको ढूंढने में आसानी होगी। इसके अलावा एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी वहाँ कराए गए हैं और वीडियो अपलोड किया गया है, उसे भी आप प्लेलिस्ट के माध्यम से आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, तो इस सेशन को बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, सेशन बेहतरीन होने वाला है। बिल्कुल आपका क्लियर जो है कंसेप्ट की अगर बात की जाए तो बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर होगा इस वीडियो के माध्यम से। देखने के बाद इस वीडियो को जब आप देखेंगे, डिस्कशन को देखेंगे, तो आपको किसी भी तरीके का डाउट जो है वह नहीं रहेगा आपके मन में। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन से युग्म सही सुमेलित नहीं है, यानी कि गलत है। देखिए, पहला ऑप्शन में कह रहा है कि ये भूमि के प्रकार दिया हुआ है एक तरफ और दूसरी तरफ उसके विशेष, यानी कि उसकी विशेषता है। चलिए, पहला नंबर ऑप्शन में कह रहा है वेल्लन वगाई, यह एक भूमि का प्रकार होता था। तो इस प्रकार की भूमि को जो वेल्लन वगाई कहा जाता था, वह जो गैर ब्राह्मण होते थे किसान, उस भूमि के क्या होते थे, मालिक होते थे, स्वामी होते थे। तो यह आपका सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि ब्रह्मदेव, यह एक भूमि का प्रकार था, एक नाम दिया गया था। तो किस भूमि को ब्रह्मदेव कहा जाता था, तो जो भूमि ब्राह्मणों को उपहार में दी जाती थी उस भूमि को ब्रह्मदेव के नाम से जाना जाता था। अगला ऑप्शन है साला भोग। साला भोग जो है वह विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि जो दान में दिया जाता था उसे साला भोग कहा जाता था। तो यह भी आपका सही है। चौथे नंबर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो यह कह रहा है पल्ली चंदनम। तो पल्ली चंदनम उस भूभाग को कहा जाता था जो जैन संस्थानों को दान में दी जाती थी। तो इसका यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, तो जो आपका गलत हो जाएगा। यह कहा जाता था पल्ली चंदनम, यह एक भूमि की प्रकार थी जो जैन संस्थान को दान में दी जाती थी। इसके बाद ऑप्शन 5 में कह रहा है कि तिरुन मटुकनी, तो यह भी आपका गलत हो जाएगा। यह उस प्रकार की भूमि को कहा जाता था जो मंदिरों को उपहार में दान दी जाती थी। तो चलिए, ऑप्शन 4 और 5 आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2। दूसरे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस कमेटी की सिफारिश पर 1924 से 25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। तो यह सिफारिश थी एडवर्थ कमेटी की। एडवर्थ कमेटी ने यह सुझाव दिया था जिसके अनुसार 2024 से 25 में रेल बजट को सामान्य राजस्व से अलग कर दिया गया था। तीसरे नंबर प्रश्न की बात करें तो निम्न में से किसके द्वारा भारत म्यांमार से अलग होती है। तो यहाँ पे पहाड़ी की बात कर रहा है, तो यह पहाड़ी हो जाएगी पटकाई पहाड़ी। इसके माध्यम से एक मान लीजिए कि वह उसके बीच में एक बॉर्डर का काम करती है। तो इसके माध्यम से क्या होता है, पटकाई पहाड़ी के माध्यम से भारत और म्यांमार 2 भागों में विभाजित हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4। एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देसी साहित्य के बराबर है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है। तो यह कथन कहा गया है मैकाले के द्वारा। उन्होंने कहा है कि एक अच्छे यूरोपीय जो पुस्तकालय होता है उसका केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूची देश में देसी साहित्य के बराबर है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5। मोजाब रेगिस्तान की बात करें तो यह कहाँ पाया जाता है। तो मोजाब रेगिस्तान दक्षिण कैलिफोर्निया जो है वहाँ पे यह मोजाब रेगिस्तान पाया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। छठे नंबर प्रश्न में कह रहा है कि अभी तक कुल कितने भारतीय राष्ट्रपति को भारत रत्न दिया जा चुका है। तो कुल मिला के 6 भारत के राष्ट्रपति बने हैं, उनको क्या किया गया है, क्योंकि राष्ट्रपति के संदर्भ में पूछा जा रहा है। तो अभी तक कुल 6 राष्ट्रपति हैं जिन्हें भारत रत्न पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। तो वह कौन कौन से हैं, ऐसा भी आपके मन में प्रश्न आ सकता है। तो वह है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, प्रणब मुखर्जी, बीबी गिरी, जाकिर हुसैन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और एपीजे अब्दुल कलाम। इन 6 जो हैं राष्ट्रपति, जो पूर्व में राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन व्यक्तियों को भारत रत्न
अवार्ड से या पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 7 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करें, यानी कि इसमें से कौन आपका गलत है। देखिए, पहले ऑप्शन की अगर बात करें तो यह है राजपुर घाट की संधि, जो कि 1805 में हुई थी, तो यह आपका सही है। और यह किनके मध्य हुई थी, तो आप होलकर और अंग्रेज के मध्य हुई थी। होलकर और अंग्रेजों के मध्य हुआ था यह संधि, अंग्रेजों के मध्य। दूसरे नंबर ऑप्शन में है नागपुर की संधि। नागपुर की संधि हुई थी 1816 में, और यह संधि हुई थी नागपुर के क्या हुआ था, ब्रिटिश राज के मध्य, ठीक है। और अगर बात करें तीसरे नंबर ऑप्शन की, तो यह ग्वालियर की जो संधि है वह 1816 में नहीं हुई थी, बल्कि 1817 में हुआ था। और यह अगर हम महीने की बात करें तो नवंबर महीने के 1817, यानी कि 1817 में नवंबर महीने में यह संधि हुई थी, ग्वालियर की संधि। और ग्वालियर की संधि हुई थी अंग्रेजों और ग्वालियर के सिंधिया के मध्य। अगला ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी में क्या कह रहा है कि पूना की संधि 1817 में हुई थी, जो कि आपका सही है। और यह संधि हुई थी ब्रिटिश और मराठा के बीच। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8। लुजोन द्वीप किस महासागर में अवस्थित है। लुजोन द्वीप की बात करें तो यह पश्चिमी प्रशांत महासागर में अवस्थित है। 9 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से दिए गए असत्य मिलान का चयन करना है, यानी कि जो मैचिंग आपका गलत है उसे हमें फाइंड करना है, उसे हमें ढूंढना है। तो देखिए, एक तरफ है संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति और दूसरी तरफ है तिथि, यानी कि राष्ट्रीय ध्वज की अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा के द्वारा स्वीकृति कब प्रदान की गई थी, तो यह स्वीकृति प्रदान की गई थी 22 जुलाई 1947 को, तो यह आपका सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय गान है, इसको स्वीकृति कब मिली थी संविधान सभा के द्वारा, तो इसे स्वीकृति मिली थी 24 जनवरी 1950 को, तो यह भी आपका सही है। तीसरे नंबर ऑप्शन की बात करें राष्ट्रीय गीत की, तो इसे स्वीकृति मिली थी संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को, तो ये भी आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो राष्ट्रीय पंचांग, जिसे 22 मार्च 1957 को स्वीकृति प्रदान की गई थी, यह 23 मार्च गलत हो जाएगा। 22 मार्च 1957 को यह राष्ट्रीय पंचांग है जिसे स्वीकृति प्रदान की गई थी भारतीय संविधान सभा द्वारा। और यह जो है राष्ट्रीय पंचांग वह शक संवत पर आधारित है, तो यह आपका क्या हो जाएगा, एकमात्र ऑप्शन जो है यह गलत हो जाएगा। यह शक संवत पर आधारित है और इसे स्वीकृति मिली थी 22 मार्च 1957 को। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। 10वें नंबर प्रश्न में कह रहा है कि नुस्खा ए दिलखुशा की रचना किसने किया था, तो यह नुस्खा ए दिलखुशा है जिसकी रचना भीमसेन के द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 11। जब अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है तो किस प्रयाग का निर्माण होता है, तो इस स्थिति में क्या बनता है, रुद्रप्रयाग बनता है। रुद्रप्रयाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। रुद्रप्रयाग ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन कुछ अन्य जानकारी है, जैसे कि विष्णु प्रयाग की अगर बात की जाए तो जब धौली गंगा और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है, धौली गंगा और अलकनंदा जब मिलेगी तो क्या हो जाएगा, विष्णु प्रयाग बनेगा। अलकनंदा जब मिलेगा तो यहाँ पे विष्णु प्रयाग हो जाएगा। फिर कर्ण प्रयाग की अगर बात की जाए तो अलकनंदा और पिंडार, अलकनंदा और पिंडार जहाँ पे मिलता है उसे कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। और भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है भागीरथी और अलकनंदा जहाँ पे मिलती है तो वहाँ पे देवप्रयाग बनता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वायत्त जिला के संदर्भ में कौन से सही है, यानी कि स्वायत्त जिला जो होती है उसके बारे में इसमें से 3 स्टेटमेंट में से कौन सा सही स्टेटमेंट है। देखिए, पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि प्रत्येक स्वायत्त जिला परिषद में 30 सदस्य होते हैं, जो कि सही बात है। और 2 नंबर ऑप्शन की बात करें तो स्वायत्त जिला परिषद के 24 सदस्य मतदान के द्वारा तथा 6 राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, तो यह भी आपका सही है।
तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि असम के स्वायत्त जिलों में भारतीय संसद के द्वारा पारित कानूनों को निर्देशित करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। तो यह तीनों के तीनों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 13। सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में किन सूफी संतों एवं गुरुओं की वाणी को जोड़ा गया है? तो यह जोड़ा गया है इसमें से शेख फरीद को, संत कबीर की वाणी को, भक्त नामदेव की तथा गुरु तेग बहादुर की। यानी कि इन जितने भी संत गुरु हैं उन सभी की वाणी को जोड़ा गया है, यानी कि ऐड किया गया है गुरु ग्रंथ साहिब में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। असत्य मिलान का चयन करना है, यानी कि इसमें से कौन सा कथन आपका असत्य है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि हंगुल परियोजना, हंगुल परियोजना जो है 1917 में लागू हुई थी, तो यह तो आपका सही है। फिर ऑप्शन नंबर बी में है कहुआ संरक्षण परियोजना, तो इसका जो है इसे लागू किया गया था 1975 में, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर में कह रहा है गैंडा परियोजना जो कि 1987 में लागू किया गया था। और डी नंबर में है हीम तेंदुआ परियोजना जो कि यहाँ पे दे रखा है 2004, जो कि आपका गलत हो जाएगा। हीम तेंदुआ परियोजना को 2009 में लागू किया गया था, तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी एकमात्र गलत होगा और वही गलत हमारा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15। सत्य कथन का चयन करने, यानी कि इस 4 ऑप्शन में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए तारांकित प्रश्न का उत्तर लिखित दिया जाता है। देखिए तारांकित प्रश्न की अगर बात की जाए तो इसका उत्तर जो है वह लिखित नहीं दिया जाता है, इसका लिखित जो है इसका आंसर जो है वह मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, मौखिक रूप से दिया जाता है। और आगे पढ़ते हैं और क्लियर होगा। ऑप्शन नंबर बी में क्या कह रहा है? ऑप्शन नंबर अगर बी की बात करें, ऑप्शन नंबर बी में कह रहा है अतारांकिक, तारांकिक नहीं है यहाँ पे, अतारांकिक है। तो अतारांकिक प्रश्न का उत्तर मौखिक दिया जाता है। देखिए मौखिक नहीं दिया जाता है, क्या किया जाता है? देखिए अगर मौखिक दे रहा है, अतारांकिक प्रश्न का उत्तर अगर मौखिक दिया जाता है तो मौखिक नहीं और न ही अनुपूरक, न ही मौखिक देंगे और न ही अनुपूरक देंगे, तो इस प्रकार यह भी आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, न ही मौखिक और न ही आपका क्या किया जाएगा, अनुपूरक प्रश्न वहाँ पे पूछे जाएंगे। सी नंबर ऑप्शन की बात करें तो स्थगन प्रस्ताव को पेश करने के लिए न्यूनतम सदस्यों की स्वीकृति आवश्यक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यह आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और डी नंबर में क्या कह रहा है कि तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। तो इस ऐसा कब होता है? ऐसा तारांकिक प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछना तब यहाँ पे लागू होता है जब प्रश्न का उत्तर मौखिक हो। जब मौखिक रूप से आंसर देगा तभी आप तारांकित प्रश्न पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि तारांकित प्रश्नों के अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो वह उस दशा में पूछा जाता है जब आंसर मौखिक होता है। मौखिक होगा तब तारांकित प्रश्न पूछा जाएगा, लेकिन अगर लिखित हुआ तो तारांकित प्रश्न पूछना जो है वहाँ पे लागू नहीं होता ऐसा नियम। तो यहाँ पे एकमात्र ऑप्शन सी आपका सही होगा और ऑप्शन ए, बी और डी यहाँ पे तीनों ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो सी हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे ज़्यादा अगर सबसे बड़े लौह उत्पादक राज्य की बात करें तो वह हो जाएगा आपका ओडिशा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17। राष्ट्रीय आपात के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि गलत है? चलिए देखिए, गलत आपको ऑप्शन यहाँ पे ढूंढना है। पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है। क्या चीज़? राष्ट्रीय आपात के संबंध में प्रश्न पूछा जा रहा है, तो जो भी बातें होंगी वह सभी राष्ट्रीय आपात से जुड़ी हुई होंगी। तो पहला ऑप्शन है कि यह मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश पर लाया जाता है राष्ट्रीय आपात, तो यह आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी की बात करें तो पहली बार यह 30 दिन यानी कि 1 माह के अंदर अनुमोदित होता है। कौन अनुमोदित होता है? राष्ट्रीय आपात की बात की जा रही है, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि लोकसभा के साधारण बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा समाप्त किया जाता है। किसे समाप्त किया जाता है? राष्ट्रीय आपात को, तो यह भी आपका सही है। और डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि 42वें संविधान संशोधन
1976 के द्वारा इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द जोड़ा गया, जो कि आपका गलत है। तो यह 1976 नहीं, यह 1978, ठीक है, 1978, जो कि 42वां संविधान संशोधन नहीं था, 44वां संविधान संशोधन था। उसकी जगह क्या किया गया था, इसमें सशस्त्र विद्रोह की जगह आंतरिक अशांति शब्द को जोड़ दिया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। तो इस प्रकार से अगर हम देखेंगे तो यही आपका एकमात्र ऑप्शन नंबर डी गलत हो रहा है। तो हमें गलत ही ऑप्शन को क्या करना था, फाइंड करना था। तो ऑप्शन मेरा डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18। 18 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना जम्मू कश्मीर के किस शासक के समय किया था। तो इसकी रचना किया गया था कल्हण के द्वारा, जब क्या थे, जम्मू कश्मीर के शासक उस समय जयसिंह हुआ करते थे। उन्होंने उस समय यानी कि कल्हण ने राजतरंगिणी की रचना की थी जब जम्मू कश्मीर के शासक जयसिंह हुआ करते थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 19। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और नीचे दिए हुए जो कूट है, जैसे कि सूची 1 एक में जनजाति दिया हुआ है और दूसरी में उसकी विशेषता दी हुई है। अब देखिए पहले नंबर ऑप्शन की बात की जाए तो पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है गोंड और संथाल जनजाति। अगर गोंड और संथाल जनजाति की बात की जाए तो इनकी विशेषता है कि यह एक जगह ठहरकर खेती करने वाले होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले ऑप्शन नंबर बी की तरफ। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि खोंड और बैगा, यह जो जनजातियां होती है वह शिकारी और संग्राहक होती है। और तीसरे नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि गद्दी और लबड़िया, ये क्या है, एक जनजाति है और यह जो जनजाति है वह पशुपालक प्रकार की होती है। इनकी विशेषता क्या होती है कि यह पशु पर आश्रित होते हैं, पशुपालन करते हैं। डी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि भील और नागा, तो यह जो प्रजातियां होती है यानी कि एक जनजाति की प्रजाति है वह क्या है, झूम खेती करती है। तो यहाँ पे सभी एक सीक्वेंस में दिया हुआ है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। असत्य कथन का चयन कर रहे, यानी इसमें से कौन सा गलत है। देखिए पहले प्रश्न में क्या कह रहा है, 20 नंबर की अगर बात कीजिए पहले ऑप्शन में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, तो यह सही है आपका। बी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि इंदिरा पॉइंट एवं इंडोनेशिया के बीच ग्रेट चैनल है, तो यह भी आपका सही है, आप इसे याद भी करते जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी में क्या कह रहा है कि मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा फॉल है, यहाँ कॉल भी नहीं कह रहा है, क्या कह रहा है, इंदिरा फॉल है, जबकि इंदिरा कॉल भी रहता तो वह आपका गलत होता। यह क्या है, केप कोमोरिन, केप कोमोरिन इसका राइट आंसर बनेगा, ठीक है। और यह क्या है, केप कोमोरिन, यह है कन्याकुमारी और तमिलनाडु। तो यहाँ सी नंबर एकमात्र ऑप्शन आपका गलत हो रहा है। डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो सबसे पश्चिमी बिंदु जो है वह गौरमोथा या गुहारमोती कहा जाता है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन क्या मिला, गलत मिला और यही हमारा सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21। 21 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। तो यानी कि उसके बाद क्या पूछा रहा है कि उपयुक्त में से कौन से कथन सही है। तो देखिए ऑप्शन को पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को सहमत हो गई। इस प्रश्न को अगर आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। कैसे, तो देखिए ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार नहीं, दौरान नहीं, यह जो उसको अगर मान लीजिए कि यह जो सविनय अवज्ञा चल रही थी इसको अगर आप बंद कर देते हैं तो यह क्या कर देते हैं, गिरफ्तार जो कि जितने भी कैदी हैं उसको छोड़ देते हैं, ऐसा होगा। तो यह छोड़ेंगे तब यह जो बंद होगा इस दौरान। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार सभी कैदियों को रिहा करने को क्या कर दी गई, रिहा करने का सहमत हो गई। तो नहीं, वह जब तभी रिहा करेगी जब यह बंद किया जाएगा तब। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि कांग्रेस ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो यह सही बात है। और तीसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि गांधी इरविन समझौते के तहत कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोक दिया था, तो यह आपका सही हो जाएगा। तो हमें मेरा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 और 3, क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट को, सही ऑप्शन को ढूंढना था।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित किया है, और सुमेलित करना कैसे है कि एक तरफ अनुच्छेद दिया हुआ है और दूसरी सूची में उसका प्रावधान दिया हुआ है। तो अगर बात की जाए अनुच्छेद 61 की, तो यह होता है इस अनुच्छेद आर्टिकल 61 के माध्यम से राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जाता है। यह लोकसभा या राज्यसभा कहीं भी चलाया जा सकता है। बी नंबर ऑप्शन की अगर बात करें तो अनुच्छेद 67 का सब सेक्शन ख के अंतर्गत उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया इसमें निहित होती है। ऑप्शन सी की अगर बात करें तो सी कह रहा है कि अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 94 क्या करता है, स्पीकर को हटाने के संबंधी जो है उसमें उसका जिक्र किया गया है। और अनुच्छेद 90 की बात करें तो इसके माध्यम से राज्यसभा के उपसभापति को हटाने की प्रक्रिया है इसके द्वारा, अनुच्छेद 90 के द्वारा। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो इसका सही सीक्वेंस में आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि हाल ही में किसने अपनी पहली अंग्रेजी पुस्तक छत्रपति शिवाजी महाराज सचित्र जारी की है। तो यह जारी किया गया है श्रीमंत कोंकाटे के द्वारा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24। निम्न में से कौन सा कवक द्वारा प्राप्त नहीं होता है। नहीं अगर होने की बात करें तो वह हो जाएगा टेट्रासाइक्लिन जो है वह कवक के द्वारा प्राप्त नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 में भारत किस स्थान पर है। 2023 की अगर सूचकांक की बात की जाए, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 13वां है, और शीर्ष स्थान की बात की जाए तो शीर्ष स्थान पर अफगानिस्तान है। 6 साल से शायद लगातार है। तो यह अफगानिस्तान अभी भी पहले स्थान पर विश्व आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार, और भारत को 13वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। एटॉमिक रिएक्टर की दीवार बनी होती है, तो यह बनी होती है कंक्रीट की। ऑप्शन नंबर बी। 27 नंबर प्रश्न में कह रहा है फिर से 2 सूची दिया गया है और उसे एक दूसरे से सही सुमेलित करना है। पहला नंबर सूची में कह रहा है पहला ऑप्शन पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे पोटेशियम ब्रोमाइड की अगर बात की जाए तो इसका यूज किस तरीके से करते हैं, इसका यूज करते हैं फोटोग्राफी में, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। ठीक है। बी में क्या कह रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट, तो इसका यूज आप जानते होंगे पिछले सीरीज में भी यानी पिछले टेस्ट में भी इसे कराया गया था। पोटेशियम नाइट्रेट के बारे में हमने डिटेल्स में बात की थी। तो इसका प्रयोग किया जाता है बारूद बनाने में। यह आपका बी का 4 हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि पोटेशियम सल्फेट, जो कि क्या होता है आप देखते होंगे कृषि में इसका यूज होता है उर्वरक के रूप में। तो इसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट का ऑप्शन नंबर 1 उर्वरक। फिर मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट की बात की जाए तो इसका संबंध होता है बेकरी से। इस प्रकार से इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, आंसर कौन सा, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 28 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि तमिलनाडु सरकार ने निम्नलिखित में से किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। तो यह किया गया है थानथाई पेरियाई वन्यजीव अभयारण्य, जिसे तमिलनाडु सरकार ने क्या किया है, इसे राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित करने का फैसला किया है। तो यह हो जाएगा आपका थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहा जाता है। तो इसे बायोनिक्स के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 30 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि वर्ष 2023 से 24 के लिए भारत सरकार के कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे एमएसपी के नाम से जानते हैं, उसको 300 रुपये बढ़ाकर कितने रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। तो यह 2023-24 के लिए भारत सरकार के द्वारा कच्चे जूट के लिए जो एमएसपी यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसे बढ़ा करके 50 यानी कि 5050 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है। आपसे प्रश्न कैसे पूछेगा, देखिए एग्जामिनेशन में यह नहीं पूछेगा, पूछा गया है कि कितने की बढ़ोतरी हुई है, तो बढ़ा के आपको यहाँ पे बता देगा कि वर्ष 2023 से 24 में क्या हुआ है, कच्चे जूट का
में समर्थन मूल्य एमएसपी में क्या हुई, बढ़ा करके 50 यानी कि 5050 कर दिया गया है, तो उसमें कितने की बढ़ोतरी हुई है, प्रश्न ऐसे पूछेगा। तो वहाँ पे आपका आंसर बन जाएगा 300, और 300 बढ़ के कितना हो गया है, तो 5050 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा जाता है, और जो भी पिछले एग्जामिनेशन को आपने दिया होगा, 1-2 एग्जामिनेशन दिया होगा, तो आपको आइडिया भी लग गया होगा कि भाई प्रश्न इस तरीके से पूछे जाते हैं। आपने सेट में ऐसा प्रैक्टिस किया और वहाँ पे फ्लिप द क्वेश्चन करके आ जाएगा, यही क्वेश्चन को चेंज करके आ जाएगा थोड़ा सा, तो वहाँ पे आपको परेशानी हो सकती है। तो यह 300 डाटा को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे, यही आपका वहाँ पे उल्टा करके यही प्रश्न को पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 31 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 2023 का विषय क्या है। तो 2023 में इसका विषय था स्वच्छ ऊर्जा की संक्रमण के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाना, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32, निम्न में से कौन मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है, यानी कि इन्फ्लेशन की बात कह रहा है, इन्फ्लेशन, ठीक है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का उपाय नहीं है। तो क्या नहीं है, तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए हमें बचत को प्रोत्साहित करना होगा, प्रगतिशील करारोपण करना होगा, लेकिन उत्पादन में कमी करके हम मुद्रास्फीति को नहीं रोक सकते, यानी कि सी जो है आपका क्या बन जाएगा, यह गलत हो जाएगा, और सी ही हमारा क्या बन जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33, द एलिफेंट विस्पर्स हाल ही में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में ऑस्कर अवार्ड जीता है, यानी कि शॉर्ट फिल्म कैटेगरी की बात कर रहा है, उसमें यह द एलिफेंट विस्पर जो है उसने ऑस्कर अवार्ड जीता है, और यह मधुमलाई टाइगर रिजर्व में किस जनजाति समुदाय के 2 सदस्यों, जिसे एक को बेली और दूसरे को बोमन कहा जाता है, उस पर केंद्रित है। तो इस जनजाति समूह का नाम पूछा जा रहा है, तो वह हो जाएगा आपका आंसर, राइट आंसर कट्टो नायकन। नाम थोड़ा सा अजीब है, कट्टो नायकन जो है एक जनजाति है, यही इसी जनजाति पर जो यह फिल्म बनाई गई थी, यह एक जनजाति समूह है, और इसने क्या किया है, और उस मूवी का नाम था द एलिफेंट विस्पर, जो कि शॉर्ट कैटेगरी की मूवी थी, जिसने क्या जीता है, ऑस्कर अवार्ड जीता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 34 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस चेर शासक के कार्यकाल में पतिनी पूजा यानी कि कन्नगजी पूजा आरंभ हुई थी। तो इस पूजा की आरंभ हुआ था सेनगुट्टुबन, ठीक है, यह सेनगुट्टुबन जो था वह चेर शासक का कार्यकाल, इन्हीं के कार्यकाल में जो है वह पतिनी पूजा का प्रारंभ हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ मशीन टूल डिजाइन का शिलान्यास किया है। तो यह शिलान्यास किया गया है IIT BHU, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 36, सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क कौन बन गया है। तो यह बन गया है आपका काजीरंगा नेशनल पार्क, जो कि कहाँ पे स्थित है, असम में स्थित है काजीरंगा नेशनल पार्क। यह नेशनल पार्क जो है वह सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला पहला नेशनल पार्क बन गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 37, भारत में डाइक्लोफेनॉक ड्रग जिसके प्रयोग से गिद्धों की मौत हो गई थी और उस पर प्रतिबंध कब लगाया गया था। तो उस पर प्रतिबंध लगाया था, यानी कि इस पे, गिद्ध पर नहीं। डाइक्लोफेनाक एक ड्रग होता था, इसी के प्रयोग से गिद्ध की मृत्यु हुई थी और इसकी प्रजाति क्या हो गई थी, लगभग विलुप्त के कगार पर चली गई थी। तो इस पर क्या कर दिया गया था, प्रतिबंध लगाया गया था, और वह प्रतिबंध कब लगाया गया था, 2006 में लगाया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 38, 26 मार्च 2023 को इसरो ने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि श्रीहरिकोटा में है, वहाँ से वन वेब इंडिया 2 मिशन के तहत कितने उपग्रह छोड़े थे। तो कुल मिला के वह 36 उपग्रह छोड़ा गया था, और वह था क्या, वन वेब इंडिया मिशन 2, वन वेब इंडिया 2 मिशन था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 39 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोई कण एक समान वृत्तीय गति में एक समान चाल यानी कि भी से रेडियस यानी कि आर के वृत्त के समानांतर घूम रहा है, तो उस कण का त्वरण क्या होगा। यह फॉर्मूला है साथियों, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसका हो जाएगा v² बाई आर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है।
अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 40, रामगुंडम परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो यह जो है रामगुंडम परियोजना जो कि तेलंगाना में पड़ता है और यह गोदावरी नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41, ब्रिटिश काल में स्त्री पुरुष तुलना नामक किताब जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक भेदभाव की आलोचना की गई थी, निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो इसे प्रकाशित किया गया था ताराबाई शिंदे के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 42, पूछा गया कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे? तो यह जो एक वाइब्रेंट जो है वह विलेज प्रोग्राम था, ठीक है, गांव का प्रोग्राम, विलेज प्रोग्राम, इसके तहत कुल मिला के 4800 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 43, जेनेवा समझौता किस वर्ष हुआ था? तो यह जेनेवा समझौता जो है वह 1954 में हुआ था। 1954 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आपसे यह भी अगर पूछ दे कि जेनेवा समझौता किन के मध्य हुआ था, तो फ्रांस और वियतनाम के मध्य, फ्रांस और वियतनाम के मध्य, वियतनाम, ठीक है, एक साथ होता है, अलग अलग लिख देते हैं, फ्रांस और वियतनाम, ठीक है, फ्रांस और वियतनाम के मध्य हुआ था 1954 में, और अमेरिका के हस्तक्षेप से हुआ था, अमेरिका के हस्तक्षेप से संभव हो पाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 44 में कह रहा है कि साम्यवादी घोषणा के लेखक कौन थे? यह साम्यवादी घोषणा पत्र था, उसके लेखक कार्ल मार्क्स और एंगेल्स थे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 45, जैक फ्रूट में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है? तो इसमें मांसल खाने योग्य भाग को सहपत्र और पलीदल पुंज के नाम से जानते हैं, यही उसका खाने योग्य भाग होता है कटहल का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 46, नमस्ते सालोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? जो कि आधारित है आपका भारत और इजराइल के मध्य। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। और अगर आपसे पूछे कि इस पत्रिका को, यानी कि नमस्ते सालोम पत्रिका को किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया गया, संपादित किया गया, तो इस पत्रिका को जो है वह पूर्व सांसद, ठीक है, पूर्व सांसद है तरुण विजयन, ठीक है, तरुण विजयन के द्वारा संपादित किया गया था, जो कहाँ के हैं? लद्दाख के हैं, ठीक है, लद्दाख के, उनके द्वारा जो है इसे संपादित किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 47, घरेलू मक्खी के लार्वा को क्या कहा जाता है? तो घरेलू मक्खी का जो लार्वा होता है, जो घर में पाई जाती है घरेलू मक्खी, उसके लार्वा को मैगट कहा जाता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी कह रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 48, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुले बनते हैं, इसका कारण क्या होता है? तो कारण आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है, यानी कि CO2 होता है। क्यों होता है ऐसा? तो इनमें क्या होता है, जब इनो की बात कर रहे हैं तो इनो में जो है वह टार्टरिक एसिड होता है, टार्टिक अम्ल, ठीक है, टार्टरेरिक अम्ल, आप देखिए ऐसे समझ जाइए, टार्टेरिक एसिड होता है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है। जब पानी में इनो डाला जाता है तो यह क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है। पानी के साथ जैसे ही यह रिएक्शन करता है तो यह क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है, और यह दोनों साथ में नहीं रह सकते, तो वह तेज़ी से बाहर की तरफ निकलने का प्रयास करता है और बुलबुला बनाता है, ठीक है, आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, जब इनो लवण को जल में डाला जाता है तो बुलबुला इसलिए बनता है क्योंकि क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पादन करता है और वो बाहर की ओर निकलने का प्रयास करता है, तो क्या होता है, बुलबुले का निर्माण होता है और तीव्र गति से भागता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 49, अफ्रीका भारत क्षेत्र प्रशिक्षण अभ्यास यानी कि AF यानी कि अफ्रीका और इंडिया और EX मतलब एक्सरसाइज, तो यह अफी इंडेक्स की अगर बात की जाए तो वह 2023 का कहाँ पर आयोजित किया जाएगा, ठीक है। तो इसका आयोजन किया भी जा चुका है और यह हुआ है भारत में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए बता रहा है। 50 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि निम्न में से किस अंग की व्याधि यानी कि बीमारी का निदान करने के लिए, पता लगाने के लिए EEG, ठीक है, इलेक्ट्रोएन्सेफ्लोग्राम परीक्षण किया जाता है। तो यह जो अगर बात की जाए तो इसका होता है आपका आंसर मस्तिष्क, और ECG होता है हृदय से संबंधित, तो डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, धातुओं के
पतली तार के रूप में ढालने की विशेषता को क्या कहा जाता है, तो उसे तन्यता कहते हैं, यानी कि पतला से पतला किया जा सकता है, ठीक है, लचीला। और जो क्या होता है, जिसको ठेठी में क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं फैलना, लमरना, है ना, तो यह तन्यता उसी को कहा जाता है। जो और जो है जैसे गोल्ड को है, गोल्ड की तन्यता क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे तन्यता आपका राइट आंसर हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए इसमें से कौन सा सही पूछा गया है, तो ये फॉर्मूला है, ठीक है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, pH बराबर -log+H आयन, ये आयन है, ठीक है, आयन समझिए इसको। यहाँ पे जो है लॉग क्या कर रहा है, लॉग आधार जो है ना वह 10 लघु गुणक है, ठीक है, और H+ जो है वह मोल प्रति लीटर में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को दर्शा रहा है। मोल प्रति लीटर में जो हाइड्रोजन की सांद्रता है उसको जो दर्शा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि गलत मिलान का चयन करना है, यानी कि कौन सा इसमें गलत मिलान है। देखिए पहला ऑप्शन है कि घोर अक्रियावादी, ठीक है, यह घोर अक्रियावादी की बात करें तो इसका संबंध परुण कश्यप से है, और भौतिकवादी का संबंध है अजीत केस कमली से। नित्यवादी की अगर बात की जाए तो उसका संबंध है पकूद कचायन से, और यहाँ पे अगर बात करें संवेहवादी यानी कि अनिश्चयवादी, तो यह पूछा गया है कि भाई इसका संबंध मखली गोसाल से नहीं है, तो यानी कि एकमात्र ऑप्शन डी आपका गलत हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न की बात करें तो एक श्वेत तथा एक चिकनी सतह कैसी होती है, तो यह होती है ताप की खराब, यानी कि श्वेत जो यानी कि चिकना सतह जो होता है वह ताप की खराब अवशोषक होती है और अच्छी परावर्तक होती है। तो चिकना जहाँ पर रहेगा वहाँ से रिफ्लेक्शन होगा ना, तो जाहिर सी बात है रिफ्लेक्शन तो अच्छा ही होगा, लेकिन क्या होता है वह ताप की खराब अवशोषक होती है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 55, सूतका गेंडोर की खोज किसने किया था, तो इसका खोज किया था ऑरेल स्टाइल ने, ठीक है, स्टाइन कहिए या इनका और नाम है ऑरेल स्टीन, स्टीन भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा। तो इन्होंने किया था, जो अभी वर्तमान में यह सूतका गोंड की बात की जाए तो यह वर्तमान में पाकिस्तान के बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है, बलूचिस्तान में यह स्थित है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 56 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है, 56 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि जब सरल लोलक का आयाम बढ़ाया जाता है तो क्या होता है, इसका आवर्तकाल अपवर्तित रहता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 57, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2023 का शुभारंभ 4 मार्च 2023 को निम्नलिखित में से किसने दिया था, यानी कि किसने किया था, किसके द्वारा कैच द रेन अभियान 2023 की शुरुआत, तो इसका शुरुआत किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 58, मानव रक्त में सबसे बड़ी कणिकाएं क्या है, तो सबसे बड़ी कणिकाएं हैं श्वेत कणिकाएं, जिसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी, इसे ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, ल्यूकोसाइट के नाम से भी जाना जाता है। और यह क्या करती है, एंटीबॉडी का निर्माण करती है, रोग प्रतिरक्षी होती है, रोगों से हमें लड़ने में रोगों से लड़ती है और हमें क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 59, नरसिम्हन कमेटी 1 जो है यानी कि प्रथम निम्नलिखित में से किस सुधारों से संबंधित है, तो इनका संबंध था बैंकिंग संरचना क्षेत्र में सुधार से, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 60, एन इंक्वायरी इनटू द पॉवर्टी ऑफ नेशन, इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इस सिद्धांत को गुरनार मिलर के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। 61 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन किस प्रकार का होना चाहिए, सबसे उचित रंग संयोजन क्या होता है, तो होता क्या है कि ऊपर में सफ़ेद होना चाहिए और नीचे में काला होना चाहिए। तो कहाँ है, ऊपर में सफ़ेद, ऊपर में यहाँ पे काला है, तो यह नहीं होगा, ऊपर में उजला और नीचे काला, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 62 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी 2023 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन यानी निम्न पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। देखिए पहला ऑप्शन कह रहा है कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए इस सीरीज को
इंडिया ने 2-1 से अपने नाम किया। तो यह सही बात है, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जीता था भारत ने 2-1 से। दूसरे नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि विराट कोहली प्लेयर ऑफ द मैच चुने गए थे। तो यह भी आपका क्या है, सही है। सही सत्य कथन का चयन करना है, तो यह भी आपका सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन 1 और 2 दोनों सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 63। भारत ने किस वर्ष तक टीबी उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो ऐसा टारगेट रखा गया है 2025 तक टीबी से छुटकारा पाने का, टीबी उन्मूलन का लक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 64। बैगन की अनुवांशिकी अभियांत्रिकी से उसकी एक नई किस्म बीटी बैगन विकसित की गई और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है दोस्तों इसे नाशक जीव सह बनाना। नाशक जीव को अगर समझ गए तो आपका आंसर समझ में आ जाएगा। यह क्या करता है, इसका ऐसा कहना है, इसका मानना है जो इसको विकसित किए थे कि इसमें कीट विरोधी गुण होता है, यानी कीटों से लड़ने का गुण इन पौधों में ही होता है। इस जो है बीटी बैगन का जो किस्म है जो विकसित हुई है नई, उसमें कीट से लड़ने की क्षमता होती है, कीट विरोधी होता है, यानी कीड़ा नहीं लगता है। ऐसा हो गया तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 65 नंबर में कह रहा है कि आय या संपत्ति के वितरण में व्याप्त असमानता की सांख्यिकी माप क्या कहलाता है? तो इसे जो है गिनी गुणांक के नाम से जानते हैं। 66 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत के किस जहाज निर्माण कंपनी ने भारतीय नौसेना के लिए देश में सबसे शांत जहाज होने का दावा करने वाले INS अनुरोध को लॉन्च किया है? ठीक है, INS अनुरोध को लॉन्च किया गया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स के द्वारा। तो यह एक क्या है, जहाज निर्माण कंपनी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 67। रुद्रसागर झील किस राज्य में अवस्थित है? तो यह रुद्रसागर झील त्रिपुरा में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 68। भारत का प्रथम जैव यानी कि CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ईंधन संयंत्र का शुभारंभ कहाँ किया गया है? भारत का प्रथम है ये, तो इसका शुरुआत किया गया है पुणे में। याद रखेंगे, परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न साबित हो सकता है। 69 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक मुर्गी पालन कहाँ होती है? तो सबसे ज़्यादा मुर्गी पालन तमिलनाडु में किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी। 70 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कोल गैस किसे कहते हैं? कोल गैस H2 + CH4 + CO, ठीक है, हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है उसे कोल गैस यानी कि कोयला गैस कहा जाता है, कोल गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि निम्न में से गलत का चयन करना है, यानी कि गलत कौन सा है उसे बताना है। महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1986 में, जो कि सही है। बी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है, पूछा गया है कि नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी कि नाल्को की अगर बात की जाए, इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। तो यह सही बात है, 1981 में की गई थी। और ऑयल इंडिया लिमिटेड यानी कि OIL की स्थापना 1959 में की गई थी। तो सी नंबर ऑप्शन भी आपका सही है। डी नंबर ऑप्शन की बात करें तो राष्ट्रीय खनिज विभाग निगम विकास निगम यानी कि NMDC की स्थापना 1985 में की गई थी, जो कि गलत है। उसकी स्थापना की गई थी 1958 को, ठीक है, 15 नवंबर 1958 को राष्ट्रीय खनिज विकास निगम की स्थापना की गई थी। अगर इसके वर्तमान अध्यक्ष के बारे में अगर बात की करें कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके अध्यक्ष हैं श्री अमिताभ मुखर्जी। श्री देखिए गलत लिखा रहा है, ऐसे लिखते हैं, अमिताभ मुखर्जी इसके अध्यक्ष, ठीक है, इसके अध्यक्ष। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 72। वेबर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? वेबर के अनुसार अगर बात की जाए तो नौकरशाही जो है वह पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 73। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 किस संस्था के द्वारा जारी की जाती है? तो इसे जो है संयुक्त राष्ट्र सतत विकास यानी कि UNDP के द्वारा इसे जारी किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसमें क्या हुआ है कि भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को 125वां स्थान मिला है। और कितने देशों के बीच यह जारी हुआ था? 137 देशों में, 137 देशों में भारत को 125वां स्थान मिला है।
और शीर्ष स्थान की बात करें तो फिनलैंड जो है इसमें शीर्ष स्थान पर अभी भी बना हुआ है। दूसरे नंबर अगर ऑप्शन की बात करें, पहला ही है कि आपका वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट किस संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, तो यह संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क के माध्यम से इसे जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 74 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि असत्य कथन का चयन करना है। देखिए पहले नंबर ऑप्शन में कह रहा है कि जूट का सोने का रेशा भी कहा जाता है, जूट को सोने का रेशा कहा जाता है, यह आपका सही हो जाएगा। जूट का पहला सफल कारखाना 1855 ईस्वी में रिसरा में लगा था, तो यह भी आपका सही है। सी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में किया गया था, तो यह आपका सही है। और डी नंबर ऑप्शन में क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय जूट संगठन की स्थापना 1985 में ढाका में की गई थी, तो ढाका में तो हुआ था लेकिन 1984 में नहीं होकर क्या हुआ था, 1985 में नहीं होकर 1984 में किया गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 75। मार्च 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में जीत के बाद कोनराड संगमा लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री बने हैं, उनका संबंध किस राजनीतिक दल से है, तो इनका संबंध है नेशनल पीपुल्स पार्टी से इनका संबंध है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 76। शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक होता है क्योंकि यह इसलिए आवश्यकता होता है कि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं, तो क्या यह उत्प्रेरक होते हैं, तो एंजाइम का कार्य होता है कि प्रत्येक कोशिका के भीतर रासायनिक प्रतिक्रियाओं को सुगम बनाना, ठीक है, उससे क्या होता है, सुगम बनाने में इससे सहायता प्रदान होता है, इससे क्या होता है, शरीर सुचारू रूप से एक्टिव होता है, कार्य करता है और पूरी फंक्शन यानी पूरी प्रक्रिया संपन्न हो पाती है, तो एंजाइम यह महत्वपूर्ण घटक होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 77। प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब की दशा कैसा होता है, तो इस दशा में केंद्र में दाब की दशा उच्च होता है, हाई होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 78 यानी कि 78। मेलियोडोसिस क्या है, तो मेलियोडोसिस की अगर बात की जाए तो यह संक्रमण रोग होता है, यानी कि संक्रामक रोग होता है। 79 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मोबाइल कोड की अवधारणा का विचार किसने और कब दिया था, तो यह हम तो जानते ही हैं कि यह विचार APJ अब्दुल कलाम के द्वारा दिया गया था, यह नहीं पता था कि यह कब दिया गया था, तो यह 2006 में दिया गया था, याद रख लेंगे, यह प्रश्न परीक्षा में पूछा जा सकता है। 80 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि पॉइंट कालीमेरे कहाँ अवस्थित है, तो यह अवस्थित है तमिलनाडु में। पॉइंट कालीमेरे की अगर बात की जाए तो यह तमिलनाडु में स्थित है। 81 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि कमरे में लगा हुआ वातानुकूलित क्या नियंत्रित करता है, ठीक है, AC की बात कर रहा है, तो यह नियंत्रित क्या करता है, केवल आर्द्रता एवं तापक्रम को। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 82। देखिए मैथ और रीजनिंग के प्रश्न बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि एग्जामिनेशन नज़दीक है, और जितना मैथ प्रश्न और रीजनिंग प्रश्न में फंसेंगे उतना प्रश्न छूटते जाएंगे, तो एग्जामिनेशन पहले कर दिया गया है, थोड़ा अनुमान था उससे पहले कर दिया गया है, तो हम डायरेक्टली GS के प्रश्न को सॉल्व करेंगे, मैथ को मैं छूने वाला भी नहीं हूँ। 82 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है, यहाँ पे लड़कियों के बारे में दे रहा है कि लेफ्ट से राइट इतना बैठे हुए हैं तो क्या होगा, ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व कर लेंगे, पॉज करके वीडियो खुद सॉल्व कर लेंगे। 83 नंबर प्रश्न में क्या कर रहा है कि 16 मिनट में सुई की घई ऐसे घूटा है, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब हम डायरेक्टली यहाँ पहुँचेंगे प्रश्न संख्या 87 की तरफ, ठीक है, 87 नंबर प्रश्न में पहुँचते हैं। 87 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि भारत में विकसित प्रथम बौनी धान की किस्म कौन सी थी, तो यह थी जया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। लेकिन क्या करें, इसका आंसर बता देते हैं, जैसा सब बताते हैं वैसा ही हम आपको आंसर बता देते हैं। 82 के यहाँ पर C हो जाएगा, 83 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि आप सॉल्व करेंगे तो आंसर भी पता होना चाहिए। 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 30। 85 का हो जाएगा ए यानी कि 3। 86 नंबर ऑप्शन का आंसर हो जाएगा आपका 24, ठीक है, और 87 का तो हमने अभी सॉल्व किया है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 88। 88 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि किस संविधान संशोधन के तहत 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुर और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया, तो यह संशोधन था 71वां संविधान संशोधन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, स्वर्णिम क्रांति का संबंध है उद्यान कृषि से, ऑप्शन नंबर बी।
मशहूर पेंटिंग यानी कि दमयंती एक पेंटिंग है, चित्रकार है, उस चित्रकार का नाम क्या है। प्रश्न में पूछा गया है कि एक पेंटिंग है जो दमयंती है, मशहूर चित्रकारी है, और यह इसके चित्रकार कौन है। तो राजा रवि वर्मा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 91, मार्निस स्टार किसे कहा जाता है। तो मार्निस स्टार की बात करें तो यह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, शुक्र। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 92, बाघों एवं उनके प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर विश्व का पहला बाघ शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो यह हुआ था पिट्सबर्ग में, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 93, 93 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान कहाँ अवस्थित है। तो यह अवस्थित है लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 94, ब्रिटिश सरकार के भारत में प्रशासनिक नियंत्रण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए पहले ऑप्शन में क्या कह रहा है कि 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट ने भारत के ब्रिटिश प्रदेशों के सैनिकों और असैनिक प्रशासन के सारे अधिकार गवर्नर जनरल और उसकी परिषद काउंसिल को सौंप दिए। तो यह क्या है आपका, आपको क्या करना है, सही कथन को चुनना है। ऑप्शन ए आपका सही है। दूसरे नंबर ऑप्शन की बात करें तो 1813 ईस्वी में भारत के साथ अकेले ही व्यापार करने का कंपनी का विशेषाधिकार खत्म हो गया। तो यह भी आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर बनेगा, 1 और 2 दोनों। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 95, निम्नलिखित में से कौन सा बंगाल के नवाबों का सही कालक्रम है। तो यह सही कालक्रम हो जाएगा मुर्शीद कुली खां, फिर अलीवर्दी खां और फिर सिराजुद्दौला, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 96, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था। तो यह हुआ था सेडान का युद्ध। ठीक है, सेडान की अगर युद्ध की बात करें तो यह सेडान का युद्ध हुआ था 19 जुलाई, ठीक है, 19 जुलाई 1870 से 10 मई 1871 तक यह लड़ाई, सेडान की लड़ाई चली थी। और अगर बात की जाए तो इसके बाद एकीकरण हुआ था। ठीक है, इसका फ्रांस और एशिया के मध्य ये चला था, फ्रांस और प्रसा के मध्य। ठीक है, जर्मनी के बाद का एक पूरा था कंबाइन, फ्रांस और प्रसिया, प्रसिया कहिए या प्रसा। ठीक है, इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सेडान का युद्ध। 97 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि सूची 1 को मुगल काल में जो संबंधित विभिन्न विभाग थे और उनके पदाधिकारियों के संबंध में, पदाधिकारी जो रहते थे उनके संबंध में सूची दिया गया है और उसको सही सुमेलित करना है। देखिए ऑप्शन ए में कह रहा है कि प्रांतों के जो प्रशासक होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, किस काल में, मुगल काल में, मुगल टाइम पीरियड में। तो जो प्रांतों के प्रशासक हुआ करते थे उन्हें सूबेदार कहा जाता था, यानी कि ए का ऑप्शन नंबर 3। बी में कह रहा है कि प्रांतों के वित्तीय अधिकारी होते थे उन्हें क्या कहा जाता था, उन्हें दीवान कहा जाता था। अगला ऑप्शन है कि धार्मिक और धर्मांत किए जाने वाले कार्यों का जो मंत्री होता था उसे क्या कहा जाता था, तो उसे सदर कहा जाता था। और सेना जो नायक है उन सेना नायक को फौजदार कहा जाता था, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इस प्रकार से सही उत्तर बनेगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 98, असत्य कथन का चयन करना है। पहला ऑप्शन है कि कांगो या जायरे नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, कांगो या जायरे नदी कहिए, तो इस दोनों में से किसी नाम से जान सकते हैं। तो ये विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, जो कि सही है। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी आपका क्या है, सही है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, तो यह भी आपका सही है और इन्फॉर्मेशन भी गेन हो रहा है। डी नंबर के अगर ऑप्शन की बात करें तो हुबहू बांध, हुबर बांध है, हुबहू नहीं है, हुबर बांध नील नदी पर स्थित है, जो कि नील नदी पर स्थित नहीं है, यह है आपका कोलोराडो नदी। ठीक है, कोलोराडो नदी पर स्थित है। कौन चीज, हुबर बांध जो है वो आपका कोलोराडो नदी पर स्थित है। 99 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि ग्रंथालय समिति के क्रमशः लोकसभा एवं राज्यसभा से कुल कितने सदस्य होते हैं। तो इसमें से कुल मिला के 6 और
3 होते हैं। ग्रंथालय समिति से क्रमशः लोकसभा से 6 और राज्यसभा से 3 सदस्य शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 100 नंबर यानी कि इस सेट का अंतिम प्रश्न है। तो 100 नंबर प्रश्न में कह रहा है कि मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस किस तिथि को मनाया गया था। तो यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग के द्वारा बनाया गया था। साथियों, अगर यह वीडियो अच्छा लगा, यह सेशन आपको अच्छा लगा, डिस्कशन आपको अच्छा लगा तो ज़रूर इस सेशन को लाइक करेंगे। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और जितने भी लोग हैं उनके मध्य शेयर जरूर करेंगे ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ पे ज्ञान बिंदु के टोटल कंप्लीट सेट को यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ एनसीईआरटी के एमसीक्यूज भी कराए जाएंगे और करंट अफेयर्स की बेहतरीन तैयारी होगी। तो वह तैयारी आपको नेक्स्ट मंथ से होगी 1 तारीख से। तो चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।